Dear student, this is the fifth lecture of the rise of nationalism in Europe. इस लेक्चर में हम द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली के बारे में जानेंगे। आफ्टर 1848 यूरोप में नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन से दूर हो चुका था। कंजर्वेटिव्स पावर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को इसलिए मोबिलाइज करने लगे थे ताकि रूलर की पावर बढ़ाई जा सके और यूरोप में पॉलिटिकल डोमिनेशन हासिल की जा सके। पहले आपने देखा कि किस तरह से राजा और सेना की मिलीजुली पावर ने जर्मनी में मिडिल क्लास का प्रोटेस्ट को क्रश किया गया था। और तो और पर्सिया के लार्ज लैंड ऑनर्स, जिन्हें जंकर कहा जाता था, भी उन रिप्रेसिव पॉलिसी का सपोर्ट करते थे। इसके बाद पर्सिया ने नेशनल यूनिफिकेशन के मूवमेंट की कमांड संभाल ली। ऑटोवन बिस्मार्क यह पर्सिया के मुख्यमंत्री थे। इनको जर्मनी के यूनिफिकेशन का फाउंडर भी कहा जाता है। इस वर्क के लिए बिस्मार्क को पर्सिया की आर्मी और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से हेल्प लेना पड़ा था। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 ईयर्स में 3 टाइम्स वॉर हुआ। लास्टली पर्सिया के जीत के साथ वॉर भी ख़त्म हुआ और इस तरह जर्मन के यूनिफिकेशन का काम कंप्लीट हुआ। पर्सिया के राजा विलियम I को जर्मनी का किंग डिक्लेयर किया गया। और तो और जर्मनी की यूनिफिकेशन के बाद जनवरी 1871 में वर्साइल पैलेस में एक फंक्शन का आयोजन भी हुआ था। न्यू स्टेट बनने के बाद जर्मनी ने करेंसी, बैंकिंग, लीगल और जुडिकल सिस्टम को मॉडर्नाइज पर फोकस किया। मोस्ट केस में पर्सिया के लॉ एंड ऑर्डर ही जर्मनी के लिए आइडियल का वर्क भी करता था। इस तरह जर्मनी का यूनिफिकेशन पॉसिबल हुआ। नेक्स्ट, द यूनिफिकेशन ऑफ इटाली। इटली का भी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेंस और डिसइंटीग्रेशन का एक लंबी इतिहास रहा था। एक तरफ मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर, दूसरी तरफ सेवरल डायनेस्टिक स्टेट। और तो और मिडिल 19वीं सेंचुरी में इटली 7 स्टेट्स में डिवाइड था। इनमें से एक सार्डिनिया पिडमॉन्ट पर इटालियन प्रिंसली हाउस का रूल था। नॉर्थ साइड में ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर का कंट्रोल था। मिडिल साइड पर पोप के रूलर, साउथ साइड में स्पेन का बर्बन फैमिली का कंट्रोल था। यहाँ तक कि इटालियन लैंग्वेज का भी कोई एक्वायर्ड नहीं था। इस लैंग्वेज को मेनी रीजनल लोकल फॉर्मेट थे। 1830 में ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने एक यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक फाउंडेशन के लिए एक प्रोग्राम बनाई, लेकिन 1831 से 48 तक उनको देश से बाहर कर दिया गया। क्यों बाहर किया गया, इसको हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था। इसके बाद अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सार्डिनिया
पिडमॉन्ट और उसके रूलर विक्टर इमानुअल टू पर आ गई। उस एरिया के रूलिंग इलाइट को लगने लगा कि इटली की यूनिफाई से इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट्स और पॉलिटिकल डोमिनेंस में तेज़ी आएगी। इसके बाद इटली के डिफरेंस एरिया को एक करने के लिए मूवमेंट होने लगा, जिसको लीड सीएम केवर कर रहे थे। सीएम केवर ना तो कोई क्रांतिकारी थे और ना ही डेमोक्रेट। वो एक इटालियन इलाइट के एजुकेटेड मेंबर थे और तो और यह इटालियन लैंग्वेज से ज़्यादा फ्रेंच लैंग्वेज जानते थे और इसीलिए वो फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक अलायंस किए और ये डिप्लोमेटिक अलायंस के कारण 1859 में ऑस्ट्रिया आर्मी को हराने में सक्सेस हो गए। इस रिवोल्ट सेना के साथ साथ आर्म वॉलंटियर्स ने भी भाग लिया, जिसको लीड जी गैरी बाल्डी कर रहे थे। 1860 में वे साउथ इटली और टू सिसिलियो के स्टेट में एंट्री कर गए, जो वहाँ पर लोकल फार्मर का भी सपोर्ट मिला। स्पेन रूलर को हटाने के लिए 1861 में विक्टर इमानुअल टू को एक प्रोक्लेम किंग डिक्लेयर किया गया, लेकिन इटली के कॉमन पीपल का एक बड़ा हिस्सा लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से अनवेयर था, मे बी वो एजुकेटेड नहीं थे। इस तरह से अप डाउन की वजह से फाइनली इटली का भी यूनिफिकेशन पॉसिबल हुआ। नेक्स्ट, द स्ट्रेंजर केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में नेशन का निर्माण सडन मूवमेंट्स के कारण नहीं हुआ था, बल्कि यह भी एक लॉन्ग एंड कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस के कारण हुआ था। बिफोर 80 सेंचुरी ब्रिटेन कंट्री का कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। ब्रिटिश आइलैंड डिफरेंट एथनिक ग्रुप के हिसाब से बटा हुआ था, जैसे कि इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट या आयरिश। हर एथनिक ग्रुप की अपनी अलग कल्चर और पॉलिटिकल ट्रेडिशन था। इंग्लिश नेशन धीरे धीरे वेल्थ प्रॉपर्टी में ग्रोथ कर रहा था। 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने रॉयल फैमिली से पावर ले ली। यहाँ तक कि ब्रिटेन के स्टेट के निर्माण में भी इंग्लिश पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंट रोल था। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच यूनियन एक्ट बना, जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का स्थापना हुआ। इस यूनियन में इंग्लैंड का प्राइम पार्टनर्स और इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर की ग्लोर थी। इस तरह ब्रिटिश आइडेंटिटी बढ़ने लगी और स्कॉटलैंड की आइडेंटिटी कम होने लगी। स्कॉटिश हाईलैंड में कैथोलिक पीपल रहते थे। वो जब भी अपनी फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाते थे, ब्रिटिशर द्वारा उनकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा था। यहाँ तक कि उनका नेटिव लैंग्वेज गैलिक
लैंग्वेज बोलने पर भी रोक था। आयरलैंड का भी यही हाल था। यह एक जैसा देश था जहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच डीप ट्रेंच। हालांकि कैथोलिक अधिक संख्या में थे, लेकिन इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट को हेल्प मिलता था, इसलिए वो कैथोलिक के ऊपर दबदबा बनाकर रखते थे। वल्फटोन और उसके यूनाइटेड आयरिशमैन द्वारा 1798 में एक मूवमेंट हुआ था, लेकिन वो फेल रहा। उसके बाद 1801 में आयरलैंड का फोर्स फुल्ली यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। एक न्यू ब्रिटिश नेशन के निर्माण के लिए इंग्लिश कल्चर को फोर्स इम्पोज किया जा रहा था। इस तरह से ओल्ड कंट्री इस न्यू यूनियन में बस बाई स्टैंडर्ड बनकर रह गई। यानी आपने देखा कि इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पे कैसे अत्याचार किया। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम राष्ट्र की दृश्य कल्पना के बारे में जानेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।